कभी सोचा है कि कैसा हो अगर किसी की वसीयत उसके लिखने से पहले ही तकरीबन लिखी जा चुकी हो? एक ऐसा सिस्टम जहां वसीयत करने की आज़ादी तो हो, लेकिन एक खास हद तक। एक ऐसा निज़ाम जहां ज़्यादातर हिस्से पहले से ही तयशुदा हों, फिक्स्ड हों और उन्हें बदलने का इख्तियार तकरीबन ना होने के बराबर हो। नहीं, ये कोई ख्याली बात नहीं है, यही तो इस्लामी विरासत के निज़ाम की बुनियाद है। एक ऐसा मौजू जो फाइनेंशियल प्लानिंग को अकीदे और ख़ानदानी जिम्मेदारियों के साथ जोड़ देता है। चलें आज इसी दिलचस्प निज़ाम को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अवामी कानून के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि कानून और हुकूक पर हमारी कोई भी अहम बातचीत छूट ना जाए। तो आज हम किन चीज़ों पर बात करेंगे? सबसे पहले तो देखेंगे कि ये निज़ाम इतना पुख्ता क्यों है, फिर समझेंगे कि जायदाद वारसों तक पहुंचने से पहले किन मराहिल से गुजरती है। उसके बाद वारसों के जो 3 अहम दर्जे हैं वो कौन कौन से हैं, उनके हिस्से कैसे कैलकुलेट होते हैं और हाँ, कौन लोग विरासत से बाहर हो सकते हैं। आखिर में हम उस दिलचस्प सूरत हाल पर भी बात करेंगे जब हिसाब किताब थोड़ा पेचीदा हो जाता है। तो चलें शुरू करते हैं पहले नुक्ते से, एक ऐसा निज़ाम जो पत्थर पर लकीर की तरह है। देखिए, इस्लामी कानून में विरासत की तकसीम का जो इल्म है ना, उसे कहते हैं इल्मुल फ़राइज़। फ़राइज़ का मतलब ही है मुकर्रर करदा हिस्से, यानी इसके नाम से ही पता चल जाता है कि इसका बुनियादी फ़लसफ़ा क्या है कि दौलत की तकसीम इंसान की मर्ज़ी पर नहीं बल्कि इल्हामी हिदायत पर मबनी है। असल में इस पूरे सिस्टम का मकसद ही यही है कि दौलत चंद लोगों के पास इकट्ठी ना हो जाए, बल्कि ख़ानदान में इंसाफ के साथ तकसीम हो। इसकी बुनियाद इस यकीन पर है कि बनाने वाला बेहतर जानता है कि किस रिश्तेदार का कितना हक बनता है, और यह तकसीम सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि मुआशरती तवाज़ुन और ख़ानदानी सुकून के लिए भी ज़रूरी है। अच्छा, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जायदाद की तकसीम का अमल शुरू कैसे होता है। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी के इंतकाल के फ़ौरन बाद उसकी सारी जायदाद वारसों में नहीं बांट दी जाती, ऐसा नहीं होता, बल्कि जो तरका यानी एस्टेट होता है उसे वारसों तक पहुंचने से पहले कुछ कानूनी और शरई मराहिल से गुजरना पड़ता है। और ये सफ़र 4 लाजमी कदमों पर मुश्तमिल है और इनकी तरतीब बहुत बहुत अहम है। सबसे पहले मैयत के कफन दफन के अखराजात, उसके बाद तमाम कर्ज़ों की अदायगी, तीसरे नंबर पर आती है वसीयत, और आखिर में जो कुछ बच जाए वो फिर तयशुदा उसूलों के मुताबिक वारसों में तकसीम होता है। तो पहला कदम, जैसा कि हमने कहा, इंसानी वक़ार और एहतराम से जुड़ा है। इंतकाल करने वाले की आखिरी रसूमात के जितने भी मुनासिब अखराजात हैं वो सबसे पहले उसकी छोड़ी हुई जायदाद से ही अदा किए जाएंगे। दूसरा मरहला है माली जिम्मेदारियां पूरी करना। इसमें हर तरह के कर्जे शामिल हैं, चाहे वो किसी इंसान से लिए हों या फिर अल्लाह के हुकूक, जैसे कि अगर कोई ज़कात बाकी थी तो उसे भी अदा किया जाएगा। कर्ज की अदायगी इतनी अहम है कि उसके बगैर विरासत की तकसीम आगे बढ़ ही नहीं सकती। अच्छा, जब ये 2 मरहले पूरे हो जाते हैं तो फिर बारी आती है वसीयत की, यानी वसीया की। कोई भी शख्स अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद का 1/3 यानी 1/3 हिस्सा किसी ऐसे शख्स या इदारे के लिए वसीयत कर सकता है जो कानूनी तौर पर उसका वारिस ना हो। ये एक तरह से उन लोगों, दोस्तों या फलाही कामों की मदद का जरिया है जो विरासत के दायरे में नहीं आते। इसे एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें ये किसी शख्स की कुल जायदाद है, यानी 100%। अब देखें, अगर कफन दफन और कर्जों की अदायगी में 25% जायदाद लग गई तो पीछे कितनी बची? 75%। अब जो वसीयत है वो इसी 75% के 1/3 तक ही हो सकती है। इन सारी अदायगियों के बाद जो रकम बचती है ना, सिर्फ वही काबिल तकसीम तरका है जो वारिसों में तकसीम होगा। तो अब आता है सबसे अहम सवाल कि इस बची हुई जायदाद का हकदार आखिर है कौन? इस्लामी कानून विरासत वारिसों को 3 बिल्कुल वाज़ेह कैटेगरीज या टियर्स में तकसीम करता है, और उनकी तरतीब बहुत अहम है क्योंकि एक ग्रोह की मौजूदगी दूसरे की विरासत पर सीधा सीधा असर डालती है। सबसे पहला और सबसे अहम ग्रोह है असहाबुल फुरूज का, यानी वो लोग जिनके हिस्से कुरान में तय कर दिए गए हैं। इनमें 12 किस्म के रिश्तेदार आते हैं, जैसे शौहर या बीवी, वालिदैन और बेटियां वगैरह। इनके हिस्से मखसूस हालात में बिल्कुल फिक्स्ड हैं और तरके में से सबसे पहला हक इन्हीं का होता है। और ये हिस्से इन फ्रैक्शंस की सूरत में बताए गए हैं: आधा, 1/4, 8वां हिस्सा, 2/3, 1/3 और 6ठा हिस्सा। अब किस वारिस को कौन सा हिस्सा मिलेगा ये इस बात पर मुनहसिर है कि दूसरे कौन कौन से वारिस जिंदा हैं। मिसाल के तौर पर बीवी का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 8वां हिस्सा होगा, और अगर औलाद नहीं है तो 1/4।
दूसरा ग्रोह है उसबा। ये वो वारिस हैं जिनका कोई हिस्सा फिक्स्ड नहीं है। असहाबुल फुरूज को उनके हिस्से देने के बाद जो कुछ भी बच जाता है वो सब का सब उसबा को मिलता है। आमतौर पर बेटे, पोते, भाई, वालिद ये सब इस ग्रोह में आते हैं, और अगर कोई फिक्स्ड हिस्सेदार मौजूद ही ना हो तो सारी जायदाद उसबा की ही होती है। और फिर तीसरा और आखिरी दर्जा है ज़विल अरहाम का, यानी दूर के रिश्तेदार। इनमें नवासे, नवासियां, भांजे, भांजियां जैसे रिश्ते शामिल हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में वारिस बनते हैं जब पहले दोनों ग्रोहों यानी असहाबुल फुरूज और उसबा में से कोई एक भी वारिस जिंदा ना हो, जो कि बहुत ही कम होता है। चलें अब जरा हिस्सों के हिसाब किताब पर बात करते हैं। जब असबा में मर्द और औरत दोनों एक ही दर्जे के हों, जैसे कि बेटे और बेटियां, तो इस्लामी विरासत का एक बहुत मशहूर उसूल लागू होता है जिसे आमतौर पर 2-1 का उसूल कहते हैं। इस उसूल का सीधा सा मतलब है कि मर्द वारिस को औरत वारिस के मुकाबले में डबल हिस्सा मिलता है, यानी एक बेटे का हिस्सा 2 बेटियों के बराबर होता है। हाँ, ये उसूल सिर्फ कुछ खास रिश्तों पर ही लागू होता है, जैसे औलाद पर और कुछ सूरतों में भाई बहनों पर। अब इस उसूल के पीछे जो रिवायती कानूनी मंतिक दी जाती है वो ये है कि इस्लामी खानदानी निज़ाम में मर्द पर घर वालों की माली जिम्मेदारियां होती हैं, बीवी, बच्चे और दूसरे लोग जो उसके ज़ेरे किफ़ालत हों। दूसरी तरफ औरत को जो भी विरासत मिलती है वो मुकम्मल तौर पर उसकी अपनी मिल्कियत है, वो उसे खर्च करने की पाबंद नहीं है। तो इस तरह मर्द को जो इजाफी हिस्सा मिलता है वो उसकी इजाफी माली जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए होता है। अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई कानूनी वारिस हो लेकिन फिर भी उसे विरासत से कुछ ना मिले? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इस्लामी कानून में कुछ ऐसी रुकावटें और उसूल हैं जो किसी अहल शख्स को भी विरासत से रोक सकते हैं। 2 बड़ी रुकावटें हैं जो विरासत का हक पूरी तरह खत्म कर देती हैं। पहली, अगर कोई वारिस अपने मोरिस की मौत का सबब बन जाए, यानी जिससे विरासत मिलनी थी इसी को मार दे, चाहे जानबूझकर या गलती से। दूसरी रुकावट है मजहब का फर्क। अगर वारिस और मरने वाले का मजहब अलग अलग हो तो वो एक दूसरे के वारिस नहीं हो सकते। इन रुकावटों के अलावा एक और बहुत अहम उसूल है, इसे कहते हैं हिज्ब। हिज्ब का मतलब है पर्दा या रोक देना। इस उसूल के मुताबिक करीबी रिश्तेदार की मौजूदगी में दूर के रिश्तेदार को विरासत से हिस्सा नहीं मिलता, वो एक तरह से पर्दे में चला जाता है। इसकी सबसे आम मिसाल है बेटे और पोते की। अगर मरने वाले का बेटा जिंदा है तो उसके पोते को दादा की विरासत से हिस्सा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बेटा ज्यादा करीबी रिश्ता है। इसी तरह वालिद के होते हुए दादा का हक खत्म हो जाता है। ये उसूल विरासत को नजदीक के रिश्तेदारों तक ही रखता है। और आखिर में आइए इस दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं कि तब क्या होता है जब हिसाब किताब सीधा ना बैठे। क्योंकि विरासत की तकसीम फ्रैक्शंस पर होती है तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां सारे हिस्से मिलाकर कुल जायदाद से या तो ज्यादा हो जाते हैं या कम रह जाते हैं। तो सवाल यह है कि भाई अगर तमाम वारिसों के मुकर्ररा हिस्से जमा करें और वो कुल जायदाद से ही बढ़ जाएं तो क्या होगा? या अगर हिस्से बांटने के बाद भी जायदाद बच जाए और कोई असबा भी ना हो तो इस बची हुई जायदाद का क्या बनेगा? इस मसले को हल करने के लिए इस्लामी कानून में 2 खास रियाजियाती तरीके हैं। पहली सूरत हाल, जब हिस्से जायदाद से बढ़ जाएं तो उसे ओल के उसूल से हल करते हैं। इसमें क्या होता है कि तमाम वारिसों के हिस्सों को थोड़ा थोड़ा एक तनासुब से कम कर दिया जाता है ताकि टोटल जायदाद के बराबर आ जाए। और दूसरी सूरत हाल, जब जायदाद बच जाए तो उसे रद्द के उसूल से हल किया जाता है। इसमें बची हुई जायदाद को दोबारा उन्हीं हिस्सेदारों में उनके हिस्सों के तनासुब से बांट दिया जाता है। ये दोनों उसूल इस बात को पक्का करते हैं कि सिस्टम में कोई कमी ना रहे। एवूल और रद्द का होना ये दिखाता है कि ये कितना मुकम्मल निज़ाम है जिसमें हर मुमकिना सूरत हाल के लिए वाज़ेह हिदायत मौजूद हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन या झगड़ा ना हो। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे अहम नुक्ता यह है कि इस्लामी विरासत का निज़ाम ज़ाती पसंद या ख्वाहिशात का मामला कम और एक इल्हामी मालियाती नक्शे पर अमल करने का नाम ज़्यादा है। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसका मकसद ख़ानदान और मुआशरे में दौलत की मुनसिफाना और मुतवाज़न तकसीम को यकीनी बनाना है। अगर कानून, हुकूक और ऐसी ही समाजी जिम्मेदारियों से जुड़े मौज़ूआत में दिलचस्पी है तो अवामी कानून को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा ये साथ बना रहे। विरासत की तकसीम के इस मुनज़्ज़म निज़ाम के बारे में लोगों के क्या ख्यालात हैं? अपने तजुर्बात या मुशाहिदात नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें।